आज फिक्र का पहला फोकस महाकुंभ में हुई भगदड़ और उनमें हुई मौतों पर है। प्रयागराज में दर्दनाक भगदड़ को अब तक 67 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 10 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब शासन प्रशासन की ओर से पीड़ित श्रद्धालुओं को नहीं दिए गए। वो श्रद्धालु जिनके अपने इस भगदड़ में या तो मारे गए या लापता हो गए। वो श्रद्धालु जो योगी सरकार के बड़े बड़े दावों पर भरोसा करके परिवार संग पवित्र स्नान की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से आए थे, लेकिन अब वही श्रद्धालु भगदड़ के बाद प्रयागराज में पुलिस थानों से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक अपनों की तलाश में चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इसीलिए सच का पता लगाने की जिम्मेदारी TV9 घटना के पहले दिन से निभा रहा है और हमारी टीम इन सवालों के जवाब जानने के लिए प्रयागराज का चप्पा चप्पा। लेकिन जानते हैं बदले में हमारी टीम को प्रशासन से क्या मिल रहा है? हमारे सहयोगी विपिन चौबे से धक्का मुक्की की गई, गिरफ्तार कर लेने और देख लेने की धमकी दी गई। कौन है ये अधिकारी जो कैमरे पर सच सामने आने से डरते हैं? ये लोग किसके कहने पर निर्भीक पत्रकारिता करने वाली TV9 की टीम को धमकी दे रहे हैं? आज सबके चेहरे बेपर्दा होंगे, लेकिन सबसे पहले वो 10 सवाल जिनके जवाब सिस्टम को देने ही होंगे। महाकुंभ में कुल कितनी जगह पर भगदड़ मची? क्या महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह पर भगदड़ हुई? 3 भगदड़ इसलिए क्योंकि पहली भगदड़ के बारे में पूरा देश जानता है। दूसरी भगदड़ झूसी के सेक्टर 21 में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। यह वीडियो कल एक्सक्लूसिवली इसी समय हमने आपको दिखाया और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी है कि तीसरी भगदड़ भी हुई और एक महामंडलेश्वर की गाड़ी को भीड़ से निकालने की कोशिश के दौरान यह तीसरी भगदड़ हुई थी। इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस दौरान वहां 7 लोगों की मौतें हुई। तो यूपी सरकार ने फिर एक ही भगदड़ की जानकारी क्यों दी? क्या मौतों का यह सही आंकड़ा छुपाया जा रहा है? क्या 30 नहीं 50 से अधिक लोग भगदड़ में मारे गए हैं? क्या दूसरी जगह हुई भगदड़ के सबूत बुलडोजर से मिटाए गए? क्या लापता लोगों की संख्या सरकारी आंकड़े 25 से ज्यादा है? भगदड़ में लापता लोगों की सही संख्या क्यों नहीं बताई गई? मेला क्षेत्र में लगे 2700 CCTV कैमरों का क्या हुआ? यूपी सरकार ने घटना का एक भी वीडियो अभी तक जारी क्यों नहीं किया? हम आज एक एक करके इन सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस का दृश्य दिखाते हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे वहां पर पहुंचे तो पता चला कि यहां 24 अज्ञात शवों के पोस्टर लगाए गए हैं। ये वो लोग थे जिनकी बॉडी यहां एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम हाउस लाई गई थी, लेकिन वो मृतक कहां के रहने वाले थे? प्रशासन को इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली। हालांकि विपिन चौबे वहां पहुंचकर जब रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तभी वहां मौजूद एक अधिकारी ने पुलिस वालों के दम पर उनसे बदसलूकी शुरू कर दी। फिर प्रशासन ने कैसे हदें पार की, आप खुद देखें। हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़े हैं, उस परिसर के अंदर, और कुछ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपको नजर आएंगे और यहां एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में आप हाथ लगाएंगे कैसे? कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए। दरोगा जी, मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछ रहे हैं आप? बताइए, किससे अनुमति लेनी है? आप बताइए, किससे अनुमति लेनी है? आप मुझे बताइए, किससे? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, TV9 चैनल है। सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है।
मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस, आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? इतनी सतर्कता यहां क्यों नहीं दिखाई? सोचिए ना जरा। प्रयागराज से हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि प्रशासन की ओर से मृतकों के बताए गए आंकड़ों और वास्तविक आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। वरना याद कीजिए, पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने लोगों के मारे जाने की जानकारी दी, और वो भी कितने घंटे के बाद? कितने घंटे के बाद? उस समय यह संख्या 30 बताई गई थी। यह भी कहा गया था कि इनमें से 25 लोगों की पहचान की जा चुकी है, 5 का पता नहीं चल पाया। सवाल है कि अगर यह संख्या 5 है तो फिर पोस्टमार्टम हाउस के अंदर 24 अनआइडेंटिफाइड मृतकों के पोस्टर क्यों लगाए गए हैं? क्या महाकुंभ की भगदड़ में 30 लोग नहीं बल्कि 54 लोग मारे गए हैं? यही सच जानने के लिए TV9 की टीम ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वत्सला मिश्रा से बात की और मेडिकल कॉलेज के MS गौतम त्रिपाठी से भी बात की। प्रिंसिपल वत्सला मिश्रा ने कहा कि इन 24 अज्ञात शवों के पोस्टर कल लगाए गए, जबकि गौतम मिश्रा ने कहा यह पोस्टर घटना के ठीक बाद पोस्टमार्टम किए जाने के पश्चात लगाए गए। यानी यहां भी कुछ गड़बड़ है और मौतों का सटीक आंकड़ा तो दोनों ही अधिकारी बताने से बचते रहे। आंकड़ों का कुछ नहीं पता नहीं चल रहा है। सरकार कह रही है 30, यहाँ 24 लोगों की आपने फोटो लगाई है। मैम क्या है, कितने लोग मारे गए हैं? ये 24 कल से लगी है, एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते। सरकार ये कह रही है कि 30 लोगों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है, ठीक? फिर ये 24 लोग कौन है सर जिनकी आप फोटो लगा रहे हैं? वही है जो 24 शुरू में आए थे, वही लगी हुई। आज की थोड़ी फोटो लगी है, वो तो उसी दिन की लगी हुई आपके है। प्रिंसिपल कह रहे हैं कल हम लगाए हैं, कल लाशें आई हैं। पहचानने के लिए कल का नहीं, हो उसी दिन की फोटो है ये। जब भीड़ हो रही थी तो ये था फोटो लगा दी जाए, ऐसे वही उन्हीं की फोटो। कितने मरे हैं टोटल सर? हम लोग को मरने की जानकारी नहीं, हमारे पास तो लोग आए। अब ये कैसे हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और प्रिंसिपल को ही ये ना मालूम हो कि पोस्टमार्टम हाउस में कुल कितने शव आए थे? ये उन श्रद्धालुओं से कितना बड़ा छल है जो इसी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आज भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। उनका ये दर्द सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, जब आप कलेजा चीर कर रख देने वाली इन लोगों की तकलीफें सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये सलूक भी TV9 के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। ये सब कुछ आपको कैमरे पर रोती बिलखती एक महिला दिखेगी जो यूपी होमगार्ड के एक जवान की पत्नी है। भगदड़ में उनकी मां की मौत हो गई है और इनसे बातचीत के दौरान ही एक पुलिस इंस्पेक्टर ने होमगार्ड के जवान को चुप न रहने पर सस्पेंड करने की धमकी दे दी। मैडम आपका भी कोई गायब है? मैडम कौन है मैडम? मम्मी है मेरी, मिल गई लास्ट में। कैसे मरी वो? वही एकदम हम लोग सोलो बिछड़ गए थे। आप साथ में थी? हमको सस्पेंड कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं सस्पेंड हो जाओगे, बुला लो नहीं। रोने का भी अधिकार नहीं है सर। बैठने दो, कोई रोने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? सहानुभूति यही है। करा दीजिए सस्पेंड, हमको कौन सस्पेंड करा रहे हैं? पांडे जी क्या कह रहे हैं? सस्पेंड हमको करा देंगे। रो रहे हैं तो सस्पेंड करा देंगे। मीडिया से बात करेंगे तो सस्पेंड करा देंगे। बात कर लीजिए, आप खूब बात कर लीजिए। इतना धमकी मत दीजिए हमको। आप जो करें हम जानते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा हस्बैंड आए थे यहाँ पर, तो वो पूछे कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उसको धक्का दे दिए। बोल रहे हैं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। सर हम लोग कहाँ जाए? जहाँ जाते हैं आदमी यही कहता है वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बस। 29 तारीख को 10 बजे से जो गायब हुई है सर, से अभी तक नहीं मिल रही है। हम लोग भूखे प्यासे पूरी 48 घंटा से सर घूम रहे हैं। हम भूखे प्यासे उस दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको, मगर वो मिल नहीं रही है। प्रशासन से पूछते हैं तो कहते हैं मिल जाएगी, मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी उसका तो कोई निश्चित होना चाहिए ना। और उस दिन वैभव कृष्ण जी ने कहा था कि कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं था। सोचिए जरा, अगर आम आदमी के लिए प्रोटोकॉल कोई था तो यह हालत नहीं होती। दूसरी भगदड़ पर आते हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन एक जगह पर नहीं बल्कि 2 जगह पर भगदड़ हुई। दूसरी जगह झूसी का सेक्टर 21 था, जहां सुबह 4 से 5 बजे के बीच भगदड़ हुई थी। वहां हुई भगदड़ के कुछ चश्मदीदों ने TV9 पर दावा किया है कि 10 शव तो उन्होंने खुद देखे। भगदड़ के बाद मलबे को आनन फानन में बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर साफ कर दिया गया। कल हमने इसी शो में आपको दूसरी जगह हुई भगदड़ के कई वीडियोस दिखाए।
लाइव रिपोर्टिंग वहां से आपने देखी। आज आपको उस जगह के कुछ नए चश्मदीदों से मिलाते हैं जिन्होंने टीवी 9 पर कुछ बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। भगदड़ मची थी, हाँ भगदड़, स्टैम्पेड हुआ था। हाँ हुआ था। ठीक है, उसी में कुछ लोग जो इधर से कूदे, अंदर जो पहली बार कूदा वो गिर गया यहाँ पर, ये ऊंचा है, और उसके बाद वो उठा नहीं। जब तक सब कुछ नॉर्मल होता, समझ में आता क्या हुआ, तब तक 5-6 लोग जो है यहीं पे ख़त्म थे। कुचले गए थे। हाँ कुचले गए थे। हाँ कुचले गए थे। बेहोश थे लोग। बेहोश थे। दुकान में डाले गए। दुकान इनका पुलिस वाले नहीं होते तो इनका कैंटीन भी पलट जाता। अच्छा। हाँ कुछ लोग मर भी गए। हाँ मर गए, वो उस पे भी भाग रहे थे, उस पे टावर पे भाग रहे थे, चढ़ रहे थे। कोई भी चीज। हाँ टावर जान बचाने के लिए टावर पे चढ़ गए थे। टावर पे भाग रहे थे। कितने लोग मारे गए होंगे? कम से कम यहाँ पर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ फूड के अंदर कि यहाँ से ना 10 लाशें पड़ी थी यहाँ पर। लोग आपके हिसाब से मारे गए? हम यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाए थे, लेकिन यहाँ से जो देखे हैं स्थिति, कम से कम 10 से 15 लोग सर हम यहाँ से देखे हुए। हम लोग संगम नहा के लौट रहे थे। लौट रहे थे। सोच लीजिएगा हम लोग का क्या दशा किया ये लोग ने। कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहा था। 2 बच्चे ने, और ये बच्चा देखो ये है। हम लोग का जान बचाने के लिए इतने पुलिस लगे थे, मगर कोई बोल नहीं रहा था। पुलिस वाले ऐसा मुँह ताक रहे थे, ऐसा लग रहा था उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 लाश पड़ी हुई है। हाँ। जो गाड़ी आई ना 100 नंबर की, कैमरे में दिखाइए ना। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम टावर पे ही थे, इस टावर पे चढ़ गए थे। वो भी हेल्पर नंबर दे रखे ना, किसी पे फोन ही नहीं लगता। आप लगा ट्रक कितनी जेसीबी गई? हाँ जी जेसीबी। आज क्या लग गया जेसीबी? जेसीबी में वही चप्पल, कपड़ा, पता नहीं बैग, वही सब ले जा रहे हैं। वही सब ले जा रहे हैं। और कम से कम 6-7 घंटा जेसीबी चला। अब आपको दूसरी भगदड़ पर एक और बड़ी गवाही सुनाते हैं। यूपी टूरिज्म की प्रमोटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल ने टीवी 9 पर चौंकाने वाला खुलासा किया। तानिया मित्तल का दावा है कि झूसी के सेक्टर 21 में हुई भगदड़ के समय वो वहां पर मौजूद थीं और उनका कहना है कि कई लोगों ने उनके सामने दम तोड़ा था। तो क्या प्रशासन ने इस दूसरी भगदड़ पर जानबूझकर पर्दा डाल दिया? क्या मंजर था जब आप वहां पर पहुंची, लोगों को बचाने की कोशिश की? क्या मंजर क्या था वहां का? मंजर, लोग दम घुट घुट के मर रहे थे। उन्हें सांस नहीं आ रही थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, पुल खुल नहीं रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने माँ बाप से बिछड़ते जा रहे थे। एक और हमने रेस्क्यू किया, उसको उठाते उठाते हमने देखा कि उसका जबड़ा टूटा हुआ है, किसी ने लाश पे पैर मार के उसके दांत वात सब तोड़ दिए थे। यहां पर तान्या जी, आपके हिसाब से कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों के शव आपने देखे, कितने लोगों को बचाने की कोशिश की, कुछ बता सकती हैं? मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। मैंने तो मतलब सब कुछ, आप ये समझो कि वो ट्रॉमा मेरी आंखों में ही बस गया है। बिल्कुल। कम से कम वहाँ पे 30-40 लोग तो मरे ही थे, कम से कम। हल्दीराम के अंदर ही हमारे पैरों में थी लाशें 3-4। हमें डर लग रहा था वो जो स्टोर वाले बच्चे हैं उन्हें नहीं पता लग जाए, वो घबरा जाएंगे, वो हमें बाहर नहीं निकाल दें। विपिन चौबे की तरह ही टीवी 9 भारतवर्ष के हमारे दूसरे सहयोगी रूपेश कुमार भी भगदड़ की सच्चाई जानने के लिए प्रयागराज का कोना कोना छान रहा है। इस कड़ी में वो कुछ ऐसे पीड़ितों से मिले जो स्वरूप रानी अस्पताल और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अपने लोगों की बॉडी की शिनाख्त के लिए पहुंचे थे। उन लोगों ने टीवी 9 पर जो सच बताया उसने हमें झकझोर कर रख दिया। मृतक ईश्वर शाह की पत्नी सुनीता शाह का दावा है कि स्वरूप रानी अस्पताल और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उन्होंने 60 से 70 शव देखे। भगदड़ में मारे गए ज्यादातर लोगों के शव बोरे में कसकर रखे गए थे। अपनी बुजुर्ग नानी को ढूंढ रहे मृणाल नाम के पीड़ित ने दावा किया है कि मोतीलाल मेडिकल कॉलेज में उन्हें पहचान के लिए 24 शवों के चेहरे दिखाए गए थे। स्वरूप रानी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में ही 25 से 30 शव पड़े हुए थे। यह स्थिति उस समय है जब कई शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अलावा अर्जुन सिंह नाम के श्रद्धालु का शव मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में पड़ा हुआ था। यह शव उनके परिजनों को बगैर पोस्टमार्टम किए हुए ही सौंप दिया गया, ऐसा दावा पीड़ित परिवार का है। ये सनसनीखेज दावे
आप भी देखिए। मॉर्चरी में आप सारे डेड बॉडी के बीच अपने पिताजी को ढूंढ रही थी। हाँ। सारे हैं कितने वहाँ पर कितने 100 को आपने देखा? वहाँ देखिए 30-40 थे रात में 2 बजे रात में 30-40 100 वहाँ पड़े हुए हैं मॉर्चरी में। हाँ। और मेडिकल में? मेडिकल में देखे 30-40 नहीं, वहाँ 25-30 वो थे। 30 वहाँ हाँ, कल। और 30 से लगभग 40 यहाँ। हाँ हाँ यहाँ देखे। हाँ। और सारे 100 को आपने उसमें अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आपको दिखाया गया? ये मेरा पिताजी नहीं है उसमें। तो ये देखिए, ये अर्जुन सिंह हैं जो यहाँ पर इनका शव पड़ा हुआ है। ये शव है अर्जुन सिंह का। ये कागज़ है, इस कागज़ पर आप देखिए कहीं कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर तक नहीं है, सिर्फ मेडिकल कॉलेज। बाकी हिस्ट्री में एक ये जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है ब्रॉड डेड, मृतक लाए गए थे। और ये इमरजेंसी के ठीक पास यहाँ पर ये इनका शव, यहाँ पर आप देखिए ये शव पड़ा हुआ है। और स्थिति ये है कि ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही एम्बुलेंस ले जाने तक की व्यवस्था हुई है। डेड बॉडी भी इनको सौंप दिया गया है, लेकिन ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर जिला से। फतेहपुर जिला से। डेड बॉडी आपको सौंप दिया गया जी। और आप एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर ने कहा, मेरी बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड, डॉक्टर ने कहा कि सारे एम्बुलेंसेस मेला क्षेत्र में और इधर उधर लगे हुए हैं, आपको एम्बुलेंस नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। और आप प्राइवेट से बातचीत कर रहे हैं? प्राइवेट मांग रहे हैं 12,000 15,000 रुपये। स्वरूप रानी हॉस्पिटल के मॉर्चरी में और मोतीलाल नेहरू कॉलेज में दोनों जगह इनको ले जाया गया था। और इनको एग्जैक्ट नंबर तक बताया गया कि सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कॉलेज आप गए थे, वहाँ कितना नंबर आपको दिखाया गया? मुझे एग्जैक्ट नंबर बोल के गया है। 24 हमारे पास लाशें पड़ी हुई हैं जिनकी, हाँ, जो आप देख लीजिए। और पहले फ़ोन पे दिखाया गया मुझे 24 का फोटो। ये जहाँ हम खड़े हैं स्वरूप रानी हॉस्पिटल, यहाँ के मॉर्चरी में कितनी लाशें आपको दिखाई? यहाँ पे जब मैं इंटर हुआ तो वहाँ पे 2 रूम फुल था। जो पिछले बैक वाली रूम थी उसमें सारे पूरी तरीके से बस 2 कदम रखने की जगह थी, पूरे लाशें फुल थी। 3 से 4 लाश बस जो ऐसा था जिनका जानकारी हो चुका था, जिनको पता चल चुका था। कुल मिला के यहाँ कितना? हाँ, उनके ऊपर लगभग 20 से 25 लाशें ऐसी पड़ी हुई थी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी। कल की डेट बता रहा हूँ। और यहाँ पे बताया गया जो और जिनका जानकारी हो चुका है वो जा चुके हैं यहाँ से। अब आते हैं उस दावे पर जिसे महाकुंभ के पहले दिन से गर्व के साथ पूरे देश को बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि पूरे मेला क्षेत्र में 2700 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कई एआई कैमरे लगे हुए हैं, 2400 घंटे ड्रोन से निगरानी हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कितने करोड़ लोग हर दिन संगम में डुबकी लगा रहे हैं, ये जानकारी हर घंटे इन्हीं हाईटेक सिस्टम के जरिए दी जा रही थी। लेकिन भगदड़ के समय ये सभी कैमरे क्या खराब हो गए थे? भगदड़ के वीडियो एक भी कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुए? सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा कोई वीडियो अब तक जारी क्यों नहीं किया? सरकार पर यह सवाल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उठाए और कल कलेजे में पूछा है कि सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य देते हुए कहा था कि हमको बताया जा रहा है, जो आकलन है हमारा, 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। उसमें से भी एक ही घटना के बारे में जिक्र किया गया, संगम नोच पर, और जो झूसी में घटना घटी जिसमें 28 लोगों को वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 28 लोग उसमें मरे, वो वीडियो हम लोगों को दिखाया गया। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता? तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चले गए। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने, इस संसार का सबसे बड़ा सच मौत है, मौत से बढ़कर के दूसरा कोई सच नहीं है, उस सच को अफवाह 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 बार बार जो इन्होंने कहा, तो हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए हमने इनके प्रति आक्रोश अपना व्यक्त किया है। और झूठ के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि तुम झूठे हो कि सच्चे हो। हम कह रहे हैं कि जिसका प्रमाण हो गया कि वो झूठा है, उसके ऊपर कहाँ एक्शन हुआ अभी तक? क्या एक्शन चाहते हैं आप? पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए, ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो। और ऐसा मुख्यमंत्री ना रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा ले, छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे। ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए
किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। वैसे महाकुंभ में हुई भगदड़ पर जिस तरह से सवालों की लंबी लिस्ट है, उस पर सियासत होना भी लाजमी है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार भगदड़ का सच छिपाकर पाप कर रही है। यूपी सरकार कह रही है कि विपक्ष इसे किसी राजनीतिक मौके की तरह ना देखे। वैसे आपको बता दें कि सरकार ने जांच के लिए जो न्यायिक आयोग बनाया है, उसने आज प्रयागराज पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है, और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। आज के सोशल मीडिया का जो युग है, इसमें किसी भी घटना को कोई छुपाया नहीं जा सकता। कि सरकार का कौन सा इसमें लाभ है जो छुपा के करेंगे, कि दुख के अवसर में भी ये राजनीतिक लाभ की तलाश में भटकते हैं। वहाँ कोई इलेक्शन नहीं चल रहा, वहाँ श्रद्धालु वहाँ के में स्नान करके अपनी आस्था जगह रखते हैं। इतना बड़ा एक हिंदू समागम चल रहा है, पूरे 144 साल बाद उस पर राजनीति कर रहे हैं लोग, लेकिन गलत है भाई। लड़ो, चुनाव लड़ो, 27 में लड़ो ना। अब थोड़ी चर्चा उसके ऊपर कर लेते हैं जो कल दिन भर आप इस चैनल पर नॉन स्टॉप देखने वाले हैं। हम बात करने बजट की। कल मोदी 3.0 का बजट पेश होने वाला है। सवाल है कि क्या इस बार वाकई गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। लोगों को उम्मीदें बहुत हैं। उन उम्मीदों की झलक पीएम मोदी के बयान में भी दिखी। बजट आने से ठीक 24 घंटे पहले उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। भगवान विष्णु की पत्नी मां लक्ष्मी धन, संपदा, सुख, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। अब आप सुनिए पीएम ने क्या कहा, जिसे बजट में धन वर्षा का ट्रेलर माना जा रहा है। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। बजट में किसको कितनी राहत मिलेगी, यह भारत के खजाने पर यानी देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।
और आज सरकार ने आर्थिक सर्वे में बता दिया कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। वैसे तो इसमें इतने आंकड़े होते हैं कि इसे समझना थोड़ा जटिल होता है, लेकिन हम आपको सिर्फ 9 पॉइंट्स में, 9 बिंदुओं में समझाते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 482 पन्नों का जो आर्थिक सर्वे पेश किया, उसके मुताबिक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। मौजूदा वित्त वर्ष में इसके 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में सबसे धीमी है। अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक यानी वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीने में महंगाई दर 5.4% रही, यानी ग्रोथ से थोड़ी कम। वित्त मंत्री ने बताया कि खराब मौसम, सप्लाई चेन में बाधा के कारण महंगाई बढ़ी। वर्ष 2024 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में महंगाई में कमी होगी। 2024-25 में बेरोजगारी घटी, इसकी दर गिरकर करीब 3.2% रह गई। ईपीएफओ के 6 वर्षों के आंकड़े बता रहे हैं कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर 2 गुने हुए। आर्थिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के कारण समस्या पैदा हुई है। कहा गया है कि एआई के चलते होने वाले बदलाव के विपरीत प्रभावों को कम करने की जरूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई। वर्चुअल दुनिया या सोशल मीडिया पर खाली समय बिताने की आदत को मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति कभी कभार अल्ट्रा प्रोसेस्ड या पैकेज जंक फूड का सेवन करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य उन लोगों की तुलना में बेहतर होता है जो नियमित रूप से ऐसा करते हैं। आर्थिक सर्वे में यह भी जिक्र है कि भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में प्राइवेट भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। बजट से पहले आर्थिक सर्वे आता है और ये एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का ईसीजी होता है, जो आर्थिक सेहत की जानकारी देता है। जैसे ईसीजी से हमारे दिल की सेहत का अंदाजा लगता है, वैसे ही आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का सूचक है। इसमें इस बात के भी संकेत रहते हैं कि आगे कौन सी नीतियां सरकार को अपनानी चाहिए। आर्थिक सर्वे आ चुका है, बजट 14 घंटे बाद आने वाला है, लेकिन एक सच यह भी है कि महंगाई बढ़ रही है, रुपया लगातार गोते लगा रहा, गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स की मार से परेशान है। इन सब के बीच 2 बड़े सवाल हैं। पीएम ने जैसा कहा कि उस आधार पर यह माने कि मिडिल क्लास और गरीबों पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। दूसरा सवाल यह है कि रुपया लगातार डुबकी लगा रहा है, यह डुबकी कब खत्म होगी। इस पर हमने बीजेपी नेता और अर्थशास्त्र के जानकार प्रोफेसर गौरव वल्लभ से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। कल आने वाले बजट में मध्यम आय वर्गीय परिवारों को आयकर में बड़ी राहत की उम्मीद हम सब लगाए बैठे हैं। और जिस तरह का आज प्रधानमंत्री जी ने बजट सत्र के आरंभ में बोला कि मध्यम आय वर्गीय परिवारों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल आयकर में मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए बड़ा रिलीफ की घोषणा होगी, जिससे उनकी टेक होम इनकम बढ़ेगी। उनकी इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में वो इनकम स्पेंड होगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, छोटे उद्योगों को फ़ायदा होगा, बड़े उद्योगों को फ़ायदा होगा, नए रोजगार का सृजन होगा। देखिए, अगर हम रुपये की रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको RER कहते हैं, उसको देखें तो दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी भारत का रुपया है दुनिया में। हाँ, डॉलर के मुकाबले उसमें गिरावट इसलिए आ रही है कि जो अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने नए टैरिफ्स की घोषणा करी है और जो वो कह रहे हैं कि मैं इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाऊंगा, जिससे मार्केट में एक तरह का रीसेट होना शुरू हो गया। उस रीसेट होने के बाद अब रुपया स्टेबल भी होगा, वापस वो अपने पुराने लेवल पर भी आने वाले समय पर आएगा। बजट में मध्यम आय वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद है, हर बार होती है। पीएम ने मध्यम आय वर्ग पर लक्ष्मी की कृपा की बात कही है। कल मध्यम आय वर्ग के लिए आयकर में बड़ी घोषणा की उम्मीद तो है, क्या कहते हैं आप? बजट सत्र की शुरुआत में आज एक चिंगारी भी फड़की। पीएम मोदी ने इस चिंगारी का कनेक्शन संसद सत्र से जोड़कर समझाया। उनके मुताबिक इस चिंगारी का कनेक्शन देश और विदेश दोनों से है, लेकिन इस बार इसे हवा नहीं मिली है। पीएम के चिंगारी वाले एक कटाक्ष बहुत ट्रेंड कर रहा है और इस पर प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले
कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। चिंगारी नहीं, कोई चिंगारी नहीं फूटी। सत्र के पहले ये कह रहे थे। देखा कुछ तो कहना ही है उन्हें जी, तो ये सब कहेंगे। तो आपको लगता है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है? वो हमेशा यही करते हैं। जनता की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी चिंगारी को हवा जरूर मिल गई है। जिस चिंगारी की बात वो कर रहे हैं उसे आप संसद सत्र से जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स के आधार पर समझ सकते हैं। 2023 में बजट सत्र से ठीक पहले शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2023 में ही बजट सत्र से पहले गुजरात दंगे पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। उसी साल मानसून सत्र से पहले मणिपुर का वीडियो लीक हुआ, जिसने विरोध प्रदर्शन की आग में घी का काम कर दिया। 2022 में शीतकालीन सत्र एक हफ्ते पहले खत्म करना पड़ा, तब विपक्ष अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के साथ झड़प के मुद्दे पर आक्रामक हुआ। 2021 में मानसून सत्र में पेगासस के मुद्दे पर इतना हंगामा हुआ कि सत्र को तय समय से 2 दिन पहले खत्म करना पड़ा। वैसे आज बजट सत्र के पहले ही दिन विवाद काफी हुआ। यह विवाद हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की एक टिप्पणी के कारण, और फिर 2 शब्द पुअर लेडी ट्रेंड करने लगे। आज राजनीति में शब्द दिन भर गूंजता रहा। हुआ यह कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी जैसे ही सदन से बाहर निकली तो उनसे प्रतिक्रिया मांगी। इस पर उन्होंने अंग्रेजी में कहा, द पुअर लेडी, द प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग वेरी टायर्ड बाय द एंड, शी कुड हार्डली स्पीक। इसका हिंदी अनुवाद करें तो मतलब यह हुआ कि बेचारी राष्ट्रपति आखिर में बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। बीजेपी ने पुअर लेडी शब्द को मुद्दा बना लिया और इसे राष्ट्रपति का अपमान कहा। पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्रपति भवन का बयान आया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति थकी नहीं थी। राष्ट्रपति पर इस तरह के बयान अस्वीकार्य हैं। सुनिए सोनिया गांधी ने क्या कहा था, जिस पर इतना विवाद बढ़ गया। False promise. बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. सोनिया गांधी का बयान दिल्ली चुनाव के प्रचार में भी मुद्दा बन चुका है। पीएम मोदी ने अपनी रैली में तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार राष्ट्रपति के अपमान पर उतर आया है। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। इस विवाद पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both
respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. मुझे लगता है कांग्रेस जब सत्ता से बाहर रहती है ना तो अपने होश गंवा देती है, और स्पेशली जो नेहरू गांधी परिवार है वो सत्ता के बिना रह नहीं सकता।